हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स हम इसमें सबसे पहले देखेंगे आज क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको अभी पिछली वीडियो में बताया गया था कि चार्जेस क्या होते हैं, तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था चार्ज की डेफिनेशन। नहीं है तो आप पीछे जाके फर्स्ट वीडियो इसकी देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। मैंने आपको बताया था चार्ज की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ चार्ज बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की। चार्ज की आपकी चार प्रॉपर्टीज़ थी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि Q इक्वल टू एनी, वो आपको ये फॉर्मूला दे के जाता है। और चौथी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम बात करते हैं इसके बाद हमने क्या सीखा था। हमने इस पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के लिए हमारे पास टोटल तीन तरीके के मेथड होते हैं। चार्जिंग के मेथड के अंदर पहला मेथड होता है बाय कांटेक्ट, दूसरा मेथड होता है बाय फ्रिक्शन और रबिंग, और तीसरा मेथड होता है बाय इंडक्शन। हम इन तीन मेथड की मदद से किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा इस पे बात को आगे और बढ़ाते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो इन चार्ज और चार्ज की कंडीशंस के ऊपर आधारित है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है नहीं है। तो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी कॉम्ब आवर हेयर ऑन अ ड्राई डे एंड ब्रिंग द कॉम्ब नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, द कॉम्ब अट्रैक्ट द पीसेस वाई। पहले आप सोच लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। शायद आपने सोच लिया होगा। देखिए अगर हम अपने बालों को काटते हैं किसी भी कंघे से, तो ऐसे में क्या होता है कि उस कॉम्ब के ऊपर ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है कॉम्ब का क्या है। कई बार वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, कई बार वो लेने की कैपेसिटी रखता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कॉम्ब के अंदर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर मान लीजिए पीसेस ऑफ पेपर आपके न्यूट्रल हैं, अगर पीसेस ऑफ पेपर आपके न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर ना कंडीशन ये होती है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो इस कारण अगर मैं इसे कॉम्ब के पास में लेकर आऊँगा तो इसमें एक ना पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो जो इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव अंदर की तरफ थे, निगेटिव वाले के आने के कारण इनके ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो अपनी पोजीशन ना आउटर बाउंड्री में यहाँ पे शो करने लगते हैं, और निगेटिव चार्ज इस तरफ डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडीज आपस में क्या होने लगती हैं बच्चों, अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो अट्रैक्शन का ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। सही है। इंडक्शन मेथड से ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी आपकी चार्ज हो गई, और पोलैरिटी जनरेट होने से ये अट्रैक्ट हो गया इससे। तो इसका जवाब हम कैसे लिखें। तो इसका जवाब लिखने के लिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए एज अ स्टेटमेंट। इफ़ वी कॉम्ब आवर हेयर ऑन अ ड्राई डे एंड ब्रिंग द कॉम्ब नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, then comb will definitely attract the pieces of paper. It is so because the comb will develop certain charge on its surface, and when we brought any charged body near to the neutral body, by the process of induction the neutral body develop opposite polarity on its surface and hence show the attraction। तो ये आप इस तरीके से स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा। कॉपी किताबें लेके रखिए, ये चीज़ें आपको नोट डाउन भी कर लेनी है। अगर आपको कोई चीज़ लिखने में असमर्थता है तो वीडियो को पॉज करें और इसे दोबारा लिख लें, ठीक है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डज द अट्रैक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड पीसेज ऑफ पेपर लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कॉम्ब ने अट्रैक्ट करे थे ना पीसेस ऑफ पेपर, वो हमेशा के लिए इसे अट्रैक्ट रखेगा, तो बेटा ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो कॉम्ब है वो हमने अपने हाथों से पकड़ रखा है, और हमारे कॉम्ब को पकड़ने के कारण जो उसके ऊपर का चार्ज है वो कहीं ना कहीं अर्थिंग के रूप में हमारी बॉडी से होता हुआ डिपॉजिट हो जाता है अर्थ सरफेस के अंदर, ठीक है नहीं है। तो ये अर्थिंग की प्रोसेस की मदद से
सारी की सारी बॉडी क्या हो जाती है, आपकी जो कॉम्ब वाली बॉडी थी वो सारी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। और अगर ये न्यूट्रल हो गई तो दूसरी न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करेगी, इसलिए पीसेस ऑफ पेपर थोड़ी देर बाद ही दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसका जवाब लिखेंगे कि बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग all the excessive charge present on the surface of comb will transfer to the earth, and hence the comb will electrically neutral by the time, and the neutral body doesn't able to attract other neutral body. That's why pieces of paper do not remain as attractive position for longer time period. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसके अंदर आता है, कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या दो सेम चार्ज बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं। भाई चार्ज बॉडीज तो आप समझते होंगे ना, जैसे कि एक निगेटिव चार्ज बॉडी है और दूसरी भी निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो एक निगेटिव चार्ज बॉडी और दूसरी निगेटिव चार्ज बॉडी क्या आपस में कभी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं आपको जवाब बताता हूँ कि अगर मान लीजिए एक बॉडी बहुत छोटी है और उसके कंपैरिजन में दूसरी बॉडी बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके पास ना एक्सेसिव निगेटिव चार्ज है, जिस कारण क्या होगा, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी मौजूद पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरी तरफ क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। और ये एक्यूमुलेशन के कारण ये भी अपने आप को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा और इसकी तरफ क्या होने लगेगा, बड़ी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट। तो दो सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्शन शो कर सकती हैं, ठीक है, अनलेस और अनटिल ये तब ही अपने अंदर अट्रैक्शन शो करेंगी जब एक बॉडी का साइज दूसरी बॉडी के साइज के कंपैरिजन में एक्सेसिव क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। अगला फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि डज इन चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या उसके वजन में कोई प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द बॉडी या तो निगेटिव चार्ज उस पर ऑब्टेन हो रहा होगा या उस पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ऑब्टेन हो रहा होगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए एक बॉडी है जो कि आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्कार्सिटी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। और अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा। तो जब हमने दो बॉडीज़ को चार्ज करा तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से जंप करके किसी दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए, और हर इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उसे आप याद रखें 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इतना वजन जिस बॉडी के ऊपर जंप हुआ है इलेक्ट्रॉन फॉर चार्जिंग, तो उसके ऊपर इतना वजन और एक्स्ट्रा आ जाएगा। और अगर तीन हुए हैं तो तीन से मल्टीप्लाई कर दिए, चार इलेक्ट्रॉन जंप हुए तो चार से मल्टीप्लाई कर दिए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से वो अपना वजन भी कैरी करता हुआ जाता है, यानी कि उसका मास में भी थोड़ा थोड़ा तब्दीली होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है लगभग, तो हम इसे मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि चार्जिंग के दौरान मास ऑफ बॉडी चेंज होता है, तो हम कहेंगे यस होता है, लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी पे इसका प्रभाव रियल लाइफ में नहीं देखा जा सकता, ठीक है, होता ज़रूर है। अगले की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि वाई ए थर्ड होल इन द सॉकेट प्रोवाइड फॉर ग्राउंडिंग। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपने अपने घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सॉकेट दिए हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर आप देख पाते हैं एक आपको थर्ड होल भी दिया गया है। इस थर्ड होल का काम क्या होता है। देखिए, ये जो थर्ड होल होता है, आपने 10th क्लास के अंदर जब डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको बताया गया है कि इसके अंदर से जो एक वायर है जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर, ये डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आप डग करते हैं एक कॉपर की प्लेट लगाकर, और उसके बाद उससे इसको अटैच कर देते हैं। ये सारे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस लेके जाता है और हमें
जो शॉक लगता है किसी भी अप्लायंस के को छूकर, उस शॉक से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये थर्ड होल क्यों प्रेजेंट है सॉकेट के अंदर, तो इसका जवाब ये होगा टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव चार्ज present on body in order to prevent from shock, ताकि हमें ये शॉक से प्रिवेंट कर सके, इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है। अगला इसके अंदर इन्होंने पूछा है इज एट्रैक्शन ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। देखो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्जिंग अ बॉडी, बॉडी को चार्ज करने की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एट्रैक्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो एट्रैक्शन से आप उसे करवा सकते हैं चार्ज, तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर एट्रैक्शन आर ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन तो आप लिखेंगे इसके अंदर नो, एट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। इट इज़ सो बिकॉज कि जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं किसी भी चार्ज बॉडी के सामने, तो वो उससे अट्रैक्शन शो कर देता है। ठीक है। यहाँ पे बॉडी चार्ज नहीं हो रही है, यहाँ पे बस एक तरफ पोलैरिटी जनरेट हो रही है। तो इसके अंदर चार्ज डेवलप ना होने की अवस्था में हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रू टेस्ट नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो क्या रिपल्शन एक ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो आप बोलेंगे यस, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। क्योंकि जब हम किसी भी एक चार्ज बॉडी को और दूसरी भी चार्ज बॉडी को लेकर जा रहे हैं एक दूसरे के पास, तो यहाँ पे उनके चार्जेस में कोई कमी नहीं आती, वो एक दूसरे में रिपल्शन शो करते हैं। तो ये अपनी जो प्रोसेस थी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन रखने की, उसको हमेशा मेंटेन रखता है, इसलिए ये ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। तो थ्योरी के ये क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर एट्थ और नाइन्थ हमारे लास्ट क्वेश्चन है, और नाइन्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल रखा है। एट्थ क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझ के देखिए कि फोनोग्राफ रिकॉर्ड जो होता है, अगर आप उस फोनोग्राफ रिकॉर्ड को, ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड होता है, पुरानी मशीनें होती थी जिसके अंदर इस तरीके से एक बाजा लगा हुआ होता था और हम लोग उसको बाजे को सुनते थे। ठीक है नहीं। तो फोनोग्राफ जो रिकॉर्ड होते हैं, इनको जब हम साफ करते हैं तो इन पे डस्ट पार्टिकल्स क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेटा जब आप फोनोग्राफ के किसी भी प्लेट को, रिकॉर्ड को साफ करते हो, तो क्या होता है कि उसके ऊपर सफाई करने के दौरान जिस भी कपड़े से आपने उसे साफ करा, तो उस बॉडी को क्या कर दिया आपने, चार्ज कर दिया। अब फोनोग्राफ का रिकॉर्ड हो गया है चार्ज, और जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो क्या हैं आपके, न्यूट्रल। तो इस कारण ये पॉजिटिव वाली बॉडी किसी भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर पोलैरिटी जनरेट करके अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगी, इसलिए 10 पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं फोनोग्राफ से, फोनोग्राफ रिकॉर्ड से जब उसे हम साफ करते हैं। तो आप जवाब क्या लिखेंगे, आप इसमें जवाब लिखेंगे व्हेन वी क्लीन द phonograph record then it would generate some polarity onto its surface, and due to this polarity and due to this charging effect it attract the neutral dust particles। ठीक है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कूलम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मुझे क्वेश्चन खासा पसंद आया। टेस्टों में या एग्ज़ामों में अगर थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन देना है तो टीचर्स के लिए ये पहली पसंद बन सकता है। तो स्टूडेंट ज़रा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 ग्राम मोल के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, जितने हाइड्रोजन एटम होंगे, एक हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितने हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्यों आपको जोर दे रहा हूँ इन इलेक्ट्रॉन वाली बात पे, क्योंकि मुझे इसके अंदर निकालना है टोटल चार्ज। इस क्वेश्चन में अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ Q इक्वल टू एन ई, और अगर मैं इस फॉर्मूले को जानता हूँ Q इक्वल टू एन ई,
तो मुझे इसमें एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि टोटल चार्ज तो ये है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू मुझे याद करनी है। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मेरे सामने सबसे पहला चैलेंज ये है कि मैं इसमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा कैसे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो थोड़ी सी मुझे केमिस्ट्री की मदद लेनी होगी। केमिस्ट्री के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा? मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं जानते तो आप बाद में जान जाएंगे, इसे डिटेल में तो मैं नहीं करा रहा। फिलहाल के तौर पे आप बस एक बात ये समझ लीजिए मेरी, कि 1 ग्राम मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। जितने हाइड्रोजन के एटम हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं बोलूँगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 ग्राम मोल में। ये डेफिनेट क्वांटिटी है, इसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोला जाता है। अब आपको निकालना है 3 ग्राम मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। तो बेटा जी 3 ग्राम मोल में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वॉट अबाउट नेक्स्ट? अब आपको इसके अंदर टोटल चार्ज भी निकालना है। तो बेटा टोटल चार्ज की वैल्यू होती है Q इक्वल टू एन ई। क्यू लिखा रहने दीजिए। एन का मतलब है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज स्टेटेड अब है ना। अब आप क्या करेंगे, 3 की 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो 3 की जब 1.6 से मल्टीप्लाई कराएगी तो आ जाएगा आपका 4.8। 4.8 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 वॉट। देखिए ये जो 23 है और ये माइनस का 19 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप लिख सकते हैं 23 माइनस 19। 23 में से आप 19 को माइनस कर दीजिए। जब आप 23 में से 19 को माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी 4, और इनकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा। एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वेट अ सेकेंड बच्चा। 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.022, आपके पास आंसर आएगा 28.906 9056 28.90 समथिंग एंड 10⁻4 इतने कूलम इसके अंदर चार्ज आ गया। तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको ये 9 क्वेश्चन कराए हैं, और इसके बाद जो कूलम्स लॉ है वो मैं आपको अगले लेक्चर में देता हूँ। ओके, बाय बाय।